साज की तारों से निकले स्वर हमें आनंद, ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भावनाओं से ओत-प्रोत किसी वादक की उंगलियां जब लकड़ी, धातु, चमड़े और तारों से बने साजों को छूती हैं, तो कंपन से ऐसे स्वर गूंजने लगते हैं जो लौकिक और अलौकिक के बीच एक पुल बन जाते हैं। समंदर से पर्वत, पर्वतों से रेगिस्तान, और रेगिस्तानों से हरियाले मैदानों और अजनबी धरतियों तक साज और स्वर बहुत लंबी यात्राएं तय करते हैं। भारत के तार वाद्य यंत्र दिलरुबा का आध्यात्मिक महत्व भी इसकी मधुर क्षमता से कहीं आगे जाता है। तारों को छूकर गज से बजाया जाने वाला दिलरुबा भारत का लोकप्रिय साज है। नाम से यूं लगता है जैसे ये मुगल कालीन साज होगा, मगर मुगल कालीन साजों के इतिहास में ना ही इसका कोई उल्लेख मिलता है और ना ही इसके स्वरूप से मिलते जुलते किसी और साज का। सुरबहार और ताउस से भी इसकी कई समानताएं हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि दिलरुबा सारंगी और सितार के सुमेल से बना है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਤਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਟੋਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਟੋਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਸ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ 2 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਸਾਰੰਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰੈਟ ਬੋਰਡ ਸਿਤਾਰ ਤੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲਰੁਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
सितार की तुलना में दिलरुबा बहुत देर बाद प्रचलन में आया। दिलरुबा में सितार और सारंगी दोनों के गुण हैं। सारंगी पर बजाई जाने वाली सभी संगीतिक बारीकियों को दिलरुबा वाद्य यंत्र पर बिना किसी कठिनाई के प्रस्तुत किया जा सकता है। ਇਸ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰ ਦੀ ਵਾਦਨ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਤਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸਰੰਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਵਾद्य ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਕੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਰਬਾ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। दिलरुबा गायन संगीत में संगत के साथ साथ एकल प्रदर्शन के लिए भी प्रभावी साज है। इस वाद्य यंत्र पर सरल धुन से लेकर शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्मतम बारीकियां समान सहजता से बजाई जा सकती हैं। दिलरुबा साज में जैसे दो हम देखने को इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, तो एक तो है अचल पर्दे वाले साज और एक चल पर्दे वाले साज। अचल पर्दे वाले साज वो हैं जो चल नहीं सकते, उसके लिए ये जैसे ये सा है हमारा और जिसके बीच में रे है और ये रे शुद्ध है, ये रे हमें अपने तरफ से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको बजाना पड़ता है। लेकिन अचल में क्या होता है, उसमें ये रे वाला फ्रेट भी लग जाता है, रे वाला पर्दा भी लग जाता है और धा वाला पर्दा भी लग जाता है। तो इसलिए वो सारे जो स्वर हैं यहाँ तक ऊपर मध्यम तक, ये जो मिसिंग स्वर हैं वो सारे इसमें लग जाते हैं, इसलिए वो पर्दे चल नहीं सकते क्योंकि उनके ऑलरेडी स्वर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। उसको चल पर्दे वाले साज बोलते हैं। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਰੋਮ ਸਾ ਟੂ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ ਸਾ ਰੀ ਗਾ, ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾ ਤੋਂ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਡ, ਘਸੀਟ, ਮੁਰਕੀ, ਖਟਕਾ, ਕਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਰਬਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ सा रे रे गा पा, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी सा रे गा पा, ये कह रहा जी सा रे गा पा। दिलरुबा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। एक साज के तौर पर जनमानस के अवचेतन में जगह बना लेने और आम जन के दिलों पर राज करने वाले इस साज दिलरुबा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है कि यह काव्यात्मक अर्थ तत्वों को, स्वरों और उसके बहुविध संयोजनों को अभिव्यक्त करने में अधिकाधिक प्रभावशाली रहा है।
ये दिलरुबा साज बहुत दिल के करीब मीठा साज है, तो ये बहुत भाव वाला है, क्योंकि जितना भी संगीत है, संगीत के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भाव। तो इससे बहुत भाव उत्पन्न होता है। जो आप अपने दिल की बात, कई बार कुछ लोग गा के करते हैं, ये बज के भी वो दिल की बात सामने, इसीलिए दिलरुबा है, दिल की बात सामने रख देता है अपने प्रेम में। जो क्योंकि जितना संगीत है सब रूहानी वाला है, रूहानियत का होता है। ये रूहानियत का इस लबालब भरी इस साज में, तो जो प्ले करते हैं, अगर आप आंखें बंद करके इस साज को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिल के कितने करीब इसकी धुन है और ये धुन में कितना भाव उत्पन्न होता है। ये दिलरुबा साज है। तौहीदे इलाही में घुलकर फिदा हो जाना, क्या खूब है एक सांस का दिलरुबा हो जाना। वीणा, सितार, ताउस और दिलरुबा के साथ कुछ भारतीय कलाकारों ने 1916 में यूरोप की यात्रा की, जहां मोहम्मद अली खान ने दिलरुबा का वादन यूरोपीय लोगों के समक्ष किया। (1960) के दशक में लोकप्रिय पश्चिमी बैंड बीटल्स द्वारा अपने गीतों में इस्तेमाल किए जाने के कारण यह भारत के बाहर भी अधिक व्यापक रूप से जाना जाने लगा। दक्षिण भारतीय संगीत के उस्ताद पीवी शानमुगम की बेटी और शिष्या तथा वेल्लसामी की पोती सरोजा पिछले 35 वर्षों से दिलरुबा का वादन कर रही हैं। जिस सहजता से सरोजा 19 फ्रेट्स को संभालती हैं, उनका सूक्ष्म समायोजन करने के लिए मध्यमा स्ट्रिंग को बजाते हुए 22 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स पर काम करती हैं, वह उनकी दक्षता को दर्शाता है। मैं अरशद खान, इसराज प्लेयर और दिलरुबा प्लेयर। मैंने इसराज और दिलरुबा दोनों ही साथ में स्टार्ट किया था। मेरे फादर साहब उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी इसराज और दिलरुबा बजाने की, दोनों इंस्ट्रूमेंट साथ में ही स्टार्ट किए और 100 ईयर्स ओल्ड दिलरुबा मेरे पास है। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਰੁਬਾ ਸਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਲਰੁਬਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਰੈਟਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਨ ਪੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। अगर मैं दिलरुबा साज की जो बनावट है, जो बनतर है, इसके बारे में बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटी जवारी लगी होती है। ये इसराज और ताउस साज में नहीं मिलती और दिलरुबा साज में ये मिलती है, और इसी कारण जो साज बहुत ज़्यादा रंजकता प्रदान करता है और बहुत ज़्यादा चंचल वृत्ति वाला साज बन जाता है और जो आकर्षित करता है। ताउस है, जैसे उसका आवाज़ बहुत बोल्ड होता है, हैवी वॉइस होता है, तो उसका स्टाइल माना गया है जैसे उसमें ध्रुपद मार स्टाइल ज़्यादा चलता है। और इसराज है, इसराज का आवाज़ थोड़ा सा शार्प होता है और उसमें गूंज कम होती है, तो इसलिए उसमें लाइट अंग जैसे दादरा सादरा ऐसे कंपोजिशंस बजाई जाती हैं। और दिलरुबा साज है जो ख्याल गायकी के लिए माना गया है और कीर्तन परंपरा के लिए माना गया है। ताउस भी कीर्तन परंपरा के लिए है, इसराज भी है। और दिलरुबा में ये थोड़ी रंजकता, जैसे कह लें हम, ये एक गूंज अलग से एक उत्पन्न होती है जो ये छोटी ज्वारी के कारण होता है, तो उससे ये अब साज अपने आप को खुद अलग कर देता है सब इंस्ट्रूमेंट से। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰ ਵਜੇ ਉਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨ ਹੋਈ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸਾਊਂਡ ਬਣੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਕੂਸਟਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, पर उन्होंने समा वध लगता, ਉਹਦਾ मेहनताना काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लकड़ी है जिससे हम लोग दिलरुबा बनाते हैं और इस लकड़ी का नाम है तुन, जिसको लोग अपना रेड सिडार भी बोल देते हैं कई लोग, बट ये हमारे यहाँ तुन की लकड़ी से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या कई महागनी भी इसको कह देते हैं, मगर ये वो महागनी नहीं है, ये हमारी अपनी तुन की लकड़ी, देसी तुन है। ये इस शक्ल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये स्टेज आती है, इसको बॉडी कहते हैं। ये नीचे की इसकी बॉडी बन जाती है दिलरुबा की, और ये सारा काम हाथ से होता है। थोड़ा सा मशीन से काम होता है, बाकी सारा हाथ से काम होता है। ये इसका अब ऊपर की डांट है, जिसको डांट कहते हैं या नेक कह लीजिए आप, ये भी इसी लकड़ी में से बनता है, और ये अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है। इसके बाद इसकी ये स्टेज आती है, ये इस तरह से असेंबल हो जाता है। असेंबल होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आता है दिलरुबा। इसमें भी डेकोरेशन लगनी है, फिनिशिंग होनी है, और फिनिशिंग करने के बाद ये स्टेज में आपको दिलरुबा नज़र आएगा। ये इसकी फाइनल स्टेज है, तारें डलने से पहले और बाकी पार्ट्स लगने से पहले। ये इसकी स्किन लगा दी गई है, ये मास्किंग की हुई है ताकि फिनिशिंग करते टाइम ये ख़राब ना हो। ये पीछे डेकोरेशन भी लग गई है, ये सारा इसका। अब इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह लगेंगी, पर्दे लगेंगे, तारें लगेंगी, और इसके मशीनेट्स लगेंगे। 1 हफ्ते का टाइम लगता है सारा कुछ काम करने के लिए, और 1 हफ्ते के बाद उस लकड़ी को हमने इस रूप में तैयार कर दिया। और बजाने के लिए इसको इस तरह के छड़ी से, जिसको छड़ी भी कह देते हैं, गज होता है बेसिकली। ये जो गज होता है इसमें लगते हैं ये घोड़े की पूँछ के बाल। ये घोड़े की पूँछ के बाल इस तरह से हमारे पास आते हैं, और इसमें से निकाल कर हम इसमें से लगाते रहते हैं। और अब इसमें देखिए और इसमें देखिए कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है दोनों साज़ों में, कि इसको मॉडर्न बना दिया गया है, ये अभी ट्रेडिशनल है। दिलरुबा में मुख्य 4 तार होते हैं। इन 4 मुख्य तारों के अतिरिक्त 5 तार मुख्य तरब के होते हैं, जिनकी खूंटियों की व्यवस्था मुख्य तारों की खूंटियों के स्थान पर ही होती है। इसके अतिरिक्त 15 से 17 तक तरब के तारों की खूंटियां दंड के दक्षिण पार्श्व में लगाई जाती हैं, जिनमें इस्पात के 0 नंबर के तार लगाए जाते हैं तथा राग की स्वर व्यवस्था के अनुसार मिला लिए जाते हैं। सबसे पहले ये जो तार है, बाज की तार बोलते हैं इसे, बाज की तार जो मंद्र मध्यम पे ट्यून होती है, और दूसरी तार है जोड़े की तार जो सा पे ट्यून होती है, मंदर सा पे ट्यून होती है, ये जोड़े की तार है। और तीसरी तार और चौथी तार, इसमें ऑप्शन है मापा सा की, मापा सा, किसी भी स्वर पे हम राग के अनुकूल उसको ट्यून कर सकते हैं।
भैनी साहब में नामधारी संप्रदाय द्वारा तंतु वाद्यों पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन बहुत सराहनीय है। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਪਤ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਲਰੁਬਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਤਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬਾਂ ਦਾ ਵਾਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੈ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਛੰਦਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। अब गुरमत संगीत में ये बहुत मतलब दिलरुबा का प्रचार बहुत तेज़ी से हुआ है, एकदम से बहुत तेज़ी से हुआ है। लेकिन इंडियन क्लासिकल में बजाने वाले थोड़े से कम हैं। जैसे कुछ हम 3-4 लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल में बजा रहे हैं। अभी हाल ही में पूना में बजा के आया हूँ, मैं क्लासिकल बजाने गया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग बुजुर्ग लोग आए थे। तो वो क्योंकि ये मैंने बताया कि ये साज पूना में काफ़ी एक टाइम पे प्रचलित हुआ था, तो वो लोग ये देखने, वो मुझे पूछ रहे थे कि हम देखने आए थे जी कौन बंदा भी बचा है जो भाई बजा रहा है अभी इसको। तो वो हैरान हो रहे थे कि आप बजा रहे हैं यार सरदार जी, आप बजा रहे हैं, या तो जो बंद हो गया, ये तो गायब हो गया था साज। तो मैंने कहा आपको लगता है कि मैं बजा रहा हूँ, लेकिन आप हमारे पंजाब में आके देखेंगे जब गुरमत संगीत के अंतर्गत जितनी हमारे सिखों में देखेंगे तो ये बहुत आपको दिखने मिलेगा। हज़ारों लोग मिल जाएंगे आपको जो सीखने वाले बजाने वाले मिल जाएंगे। इस साज ने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, आध्यात्मिक संगीत के साथ साथ व्यावसायिक सुगम संगीत में भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है। நான் வந்து 1995 வந்து 1995 में बेल्जियम के एक प्रसिद्ध संगीतकार हंस वर्मीचे भारत आए और उन्होंने देश के संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने तार शहनाई और दिलरुबा को अपने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के लिए अमेरिका के यूएनओ भवन में बेल्जियम की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम पर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ दिलरुबा का वादन भी किया गया। 1996 में हमने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई की यात्रा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। हमने इलैयाराजा के संगीत समारोह में और अन्य सिनेमा संगीत समारोहों में भी भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों में हमने सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन और श्रीलंका के सहित कई देशों में दिलरुबा का प्रदर्शन किया। 1980 में मैंने चीन के एक बड़े समागम में पॉल जैकब के साथ भी प्रस्तुति की थी और मैंने तार शहनाई और दिलरुबा पर लोक शैली की धुनें प्रस्तुत की थी। दिलरुबा बजाने वाले ओल्ड प्लेयर्स जो हैं, जो अब तो नहीं रहे, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत कर करके बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा नाम कमाया, जिनका नाम दुखीदा, बहुत ही खूबसूरत दिलरुबा प्लेयर थे। जैसे कि दीवाना हुआ बादल, इस गाने में दिलरुबा बजा है, तेरे मेरे सपने, तो ये सब काम करे हुए सबसे लेजेंडरी आर्टिस्ट दिलरुबा के दुखीदा थे।
फिल्म संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अपनी सरलता और मधुरता के चलते दिलरुबा ने हर तरह के संगीत में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। दिलरुबा जो कि बहुत ही अजीज़ इंस्ट्रूमेंट है हमारे भारतीयों का, हर मूल के लोगों का, हर धर्म के लोगों का। इसे बंगाली भी बजाते हैं, इसे पंजाबी भी बजाते हैं, इसे हमारे नॉर्थ इंडिया में भी पसंद किया जाता है, इसे मणिपुर की तरफ भी बजाया जाता है। कभी कभी वीडियो ऐसे ऐसे देशों से देखने को मिलता है कि बहुत खुशी होती है। अब इसका प्रचार प्रसार बहुत उन्नति पर है और लोग इसे वर्ल्ड वाइड बजा रहे हैं, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है। सब लोग उस्तादों से, बड़े सीनियर से इस साज की शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और इसको मैं कंटिन्यू करता चाहता हूँ बाउम्र। मेरा बच्चा है छोटा सा 4 साल का, उसके लिए भी मैंने छोटा दिलरुबा बनवाया और वो भी उसे खुशी खुशी बजा रहा है और सीख रहा है। इस तार वाद्य दिलरुबा के स्वर एक आनंदमय, आध्यात्मिक और अलौकिक यात्रा के द्वार खोलते हैं।